गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स एंड सम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जेनेटिक्स। हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसे काफ़ी ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ अपने आइडियाज़ दिए थे, कुछ उन्होंने सोचा था, कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे कि इनहेरिटेड करेक्टर हैं एक्चुअली वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं, जो कि मेंडल ने हमें बखूबी बहुत अच्छे से बताया। ठीक है ना? तो उन्हीं एस्पेक्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक होगा दो पोर्शन में होगा। जो फर्स्ट लेक्चर जो है, इसका फर्स्ट वीडियो जो होगी ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स और कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, और जो ब्लेंडिंग थ्योरी है वो सेकंड लेक्चर के सेकंड वीडियो के अंदर होगी। ठीक है ना? जो कि मैं आज ही अपलोड करने वाला हूँ। ओके। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जेनेटिक्स ही स्टार्ट क्यों की। एक क्वेश्चन था, उस दिन मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि जेनेटिक्स को स्टार्ट करने के पीछे का रीज़न क्या है। मैं रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट कर सकता था या फिर अदर यूनिट भी स्टार्ट कर सकता था, है कि नहीं? देखो, जो जेनेटिक्स है ना, क्या जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स कैसी यूनिट है? एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, ठीक है ना? एक्सपेरिमेंटल यूनिट, समझ रहे हो ना आप? एक्सपेरिमेंटल यूनिट, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट करना, और एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ होगा, है ना? प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ होगा। तो जो ये प्रैक्टिकल हम करते हैं, तो आप एक बात बताओ, कोई आपने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल में जैसे कि लैब में गए, आप एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या उसको आपको रिवाइज करना पड़ता है? या फिर दोबारा जब आप लैब में जाते हो, अगर वही एक्सपेरिमेंट आपको दें, तो क्या वो जो पहली बार आप लोगों ने क्या क्या किया था, वो जो पूछा था सर से कि हाँ सर ये मतलब कैसे होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, मतलब ऐसे जो स्टेप वाइज हमने प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट किया, क्या आप उसको दोबारा पूछोगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपके माइंड में एक बार फिट हो जाता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स होते हैं उनको हमें एक बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो सेम जो जेनेटिक्स है वो एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, ठीक है ना? एक्सपेरिमेंटल यूनिट होने के साथ साथ ये कॉन्सेप्चुअल भी है, और न्यूमेरिकल पोर्शन भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है? तो इसको, जेनेटिक्स को याद करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है अगर हमने इसको एक बार अच्छे से समझ लिया तो, ठीक है ना? जेनेटिक्स को समझना एक बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना? इसलिए मैंने जेनेटिक्स स्टार्ट की। दूसरा रीज़न ये था कि जो जेनेटिक्स है वो कैसी है, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। आपके HBSC में अगर हम देखें तो अदर जो ऑल जितनी 5 यूनिट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जेनेटिक्स ही है, ठीक है ना? समझ गए? इसलिए मैंने जेनेटिक्स स्टार्ट की। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स है। मैंने हेरिडिटी जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, इसकी मीनिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। जेनेटिक का मतलब क्या होता है? जेनेसिस, जेनेसिस मीन्स टू ग्रो इनटू और बिकम, ठीक है ना? हेरिडिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था। लाइक बिगेट्स लाइक के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और वेरिएशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली वेरिएशन कैसे आती हैं। जीनोटिपिकली मतलब जो अंदर की जो वेरिएशन होती हैं, और फिनोटिपिकली मतलब जो इनमें हम देख सकते हैं, ठीक है ना? इसमें इसमें और इसके कलर में हम देख सकते हैं, इनकी हाइट को हम मेंशन कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी नहीं है, किसकी कम है ना? तो आसानी से देख के बता सकते हैं। जिन करेक्टर्स को हम देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फिनोटिपिक करेक्टर, और जिनको हम नहीं देख सकते, जो कि अंदर होते हैं, उनको हम बोलते हैं जीनोटिपिकली करेक्टर, ठीक है ना? तो ऐसे जो है वेरिएशंस कॉज होती है। दूसरा, हमारा जो आज का जो टॉपिक है, कौन सा? ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स। ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स कि ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स क्या है? देखो, एक ट्री होता है, जैसे कि ये एक ट्री है कि नहीं? ये क्या है? एक ट्री है, ठीक है? इस ट्री की कुछ ब्रांचेज, स्टेम है, स्टेम से कुछ ब्रांचेज जो निकल रही हैं, ठीक है ना? तो सेम
जेनेटिक्स भी एक ट्री है। जेनेटिक्स क्या है? एक ट्री है, ठीक है ना। और इसकी कुछ ब्रांचेज है, और ब्रांचेज कौन कौन सी हैं? एक्सप्रेशन एनालिसिस, ठीक है ना, ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, है ना। मैनी स्पीसीज के अंदर जो है ये कैसे एक्सप्रेशन शो करता है, रिवर्स जेनेटिक कौन सी है, ठीक है ना। तो जेनेटिक मैप, समझ गए, फिजिकल मैप ऑफ सम स्पीसीज नहीं, सॉरी, जीन्स, ठीक है ना। तो वो जो ब्रांचेज, ये जो एग्जाम्पल है ब्रांचेज मतलब जेनेटिक्स के एग्जाम्पल जो दे रखे हैं, ईएसटी, एक्सप्रेशन एनालिसिस, बहुत सारे स्पीसीज के अंदर कैसे रिवर्स प्रोसेस कर रही हैं, कैसे फॉरवर्ड रिएक्शंस कर रही हैं, एक्सप्रेशन शो कर रही हैं, ठीक है ना। कैसे हम जीन्स के जेनेटिक मैप तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। फिजिकल मैप क्या होता है कुछ स्पीसीज का, समझ गए। हाँ, जीनोमिक सीक्वेंस क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, जो कि प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन होती है उसके पास में, है ना, प्रोटीन मेक करने की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सब जो है जेनेटिक्स के अंदर आता है। तो जो हमारे सिलेबस में है वो 3 आपकी ब्रांचेज यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है ना। इन 3 ब्रांचेज के अंदर ही सब कुछ आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो ये 3 ब्रांचेज हैं, ये ऊपर ऊपर से जो नाम दिया हुआ है इनका, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, है ना, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल जेनेटिक्स, और थर्ड है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है ना। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स क्या होती है? ट्रांसमिशन जैसे कि पेरेंट्स है, एक पेरेंट है, एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसकी ऑफस्प्रिंग के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मीन्स जीन जो है वो ट्रांसफ़र कैसे हो रही है, ठीक। उसका जो ट्रांसमिशन है पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग के अंदर, ऑफस्प्रिंग का मतलब प्रोजेनी, ठीक है ना। ऑफस्प्रिंग का मतलब प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब बच्चा, चाइल्ड, ठीक है ना। तो जो उस पेरेंट का जो बच्चा है उसके अंदर जो जीन ट्रांसफ़र हो रही है वो कैसे हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वैसे तो नॉर्मली तो टर्म हेरिडिटी दिया जाता है, तो वो हेरिडिटी जो है इस ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स ब्रांच में आ जाता है, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल जेनेटिक्स, सॉरी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल जेनेटिक्स। वेयर इज द कर्सर? ओके, क्लासिकल जेनेटिक्स, ठीक है ना। क्लासिकल जेनेटिक्स का मतलब ओल्ड जो जेनेटिक्स है, ठीक है ना, जो पुरानी जो जेनेटिक्स है हमारी, ठीक है ना, पहले जो जेनेटिक्स की जो डिस्कवरीज हुई थी उसके बारे में जो हम नॉर्मली इसके अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल पता है कौन सा? हमारा सेकंड चैप्टर में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या? डीएनए। जो डीएनए का जो ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना। ये एक पहली ब्रांच है जिसको क्लासिकल जेनेटिक्स नाम भी दिया गया है, समझ गए ना। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स क्लियर है ना। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या है? 1 सेकंड। सेकंड हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल जेनेटिक्स की। जो जेनेटिक की ब्रांच है मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये क्या है? इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस ऑफ जीन एट ए मॉलिक्यूलर लेवल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस ऑफ जीन, ये फंक्शन है एक्चुअली, फंक्शनल कोई सेंस नहीं बन रही है। तो फंक्शंस ऑफ जीन एट ए मॉलिक्यूलर लेवल, देखो मॉलिक्यूलर लेवल मतलब एक केमिस्ट्री लेवल पे, एक केमिकल लेवल पे, कि उसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, ठीक है ना। और इसमें क्या है? जीन का स्ट्रक्चर, जीन क्या होती है? एक सेगमेंट होता है, आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, जीन के बारे में सुना होगा, डीएनए के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। डीएनए के बारे में सुना है ना आप लोगों ने।
डीएनए का जो सेगमेंट है, मान के चलो ये पर्टिकुलर कोई एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड होती हैं, 1 2, ठीक है ना। ये वैसे तो हेलिकल फॉर्म में होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का होता है, लेकिन नॉर्मली अभी समझाने के लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। जो ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। अगर इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक काट दूँ और इतना वाला पोर्शन ले लूँ, ये बीच का वाला जो पोर्शन ले लूँ, तो ये क्या कहलाता है, इसका जीन कहलाता है, ठीक है ना। तो डीएनए के ही सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं। अगर मैं स्टडी करूँ डीएनए के स्ट्रक्चर की, तो ऑटोमेटिकली मैं जीन की स्टडी भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। जीन कैसे एक्सप्रेस कर रही है उसकी भी स्टडी कर रहा हूँ मैं, उसके सीक्वेंस की भी बात कर रहा हूँ, कौन सी प्रोटीन को एक्सप्रेस करती है, उसको कौन सी प्रोटीन को कोड करती है, उसको भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, है कि नहीं। अब अगर मैं उसके स्ट्रक्चर लेवल पे जाऊँ, इस स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, अगर वो मैं सब स्टडी करूँ, तो वो समझ लो मैं कौन सी ब्रांच का यूज कर रहा हूँ, बायोकेमिकल जेनेटिक्स या फिर मॉलिकुलर जेनेटिक्स, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक एट जीन्स एट ए मॉलिकुलर लेवल, ठीक है। थर्ड नंबर की जो जेनेटिक्स है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइड टॉपिक है। और एक और जो मेन बात यहाँ से, एक मेन बात, जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है वो क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में है, बता सकता है कोई। कनेक्टिंग लिंक एवोल्यूशन के बीच में है, ठीक है ना। और जो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स है उसके बीच में है। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन कह सकते हैं नॉर्मली हम, ठीक है ना। तो सॉरी, ये क्या है, ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स, समझ गए। अब मैं थोड़ा सा इसको एक अलग समराइज करके मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्चुअल में ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स क्या होती है, ठीक है। देखो, ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना। ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स, ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स क्या है, नॉर्मली तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। आप जो भी टॉपिक जेनेटिक्स के अंदर पढ़ोगे वही एक ब्रांच बन जाता है जेनेटिक का, अगर हम बड़े लेवल पर ज़्यादा डिटेल में जाकर देखें, एक हायर क्लासेज के अंदर देखें तो, ठीक है ना। नॉर्मली इसको जीन, जीन का जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको ट्रांसमिशन जेनेटिक्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं इस जीन की स्टडी करूँ मोलिकुलर लेवल पे, ठीक है ना, अगर मैं इस जीन के स्ट्रक्चर की स्टडी करूँ, डीएनए के स्ट्रक्चर की स्टडी करूँ, क्योंकि डीएनए का ही तो सेगमेंट है ये जीन, तो उसको हम मॉलिकुलर फिर बायोकेमिकल जेनेटिक्स बोल देते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं इसको एक दो ऑर्गेनिज्म के बीच में स्टडी करूँ, इस जीन का दो ऑर्गेनिज्म की जीन का स्टडी करूँ, दो स्पीसीज के जीन की स्टडी करूँ, दो सेम स्पीसीज के बीच के ऑर्गेनिज्म की जीन की स्टडी करूँ, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है ना, समझ गए आप। और ये क्या है, इवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, यहीं से इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। जब कोई दो ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म के बीच में चेंजेज आते हैं, पर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में चेंज आता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या किस में काउंट किया जाता है, पॉपुलेशन में ही तो काउंट किया जाता है। अगर पॉपुलेशन में कोई चेंज आ रहा है और उसे एक नया करेक्टर बन रहा है, नया करेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम एवोल्यूशन ही तो बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स, समझ गए, क्लियर है ना। अब हम बात कर लेते हैं क्या, किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री क्या कहती है एक्चुअल में, देखो, कुछ अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट थे, अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट थे,
ठीक है ना, जो खेती बाड़ी किया करते थे वो जानते थे, उनको पता था कि कुछ तो ऐसा रीजन है वेरिएशन के पीछे, कुछ तो ऐसा कारण है वेरिएशन के पीछे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर छिपा हुआ है। मतलब कि जो वेरिएशन है, जो वेरिएशन है वो कहाँ से अराइज होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्या ये सही है? ये सही है एक्चुअल में, ठीक है ना। देखो, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, ठीक है ना। ये मेल है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, और ये फीमेल है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसके पास होता है एक्स वाई क्रोमोजोम, आपने पढ़ा है 10th क्लास में। इसके पास होता है एक्स एक्स क्रोमोजोम, ठीक है ना। इसके पास डिफरेंट क्रोमोजोम है, इसके पास सेम क्रोमोजोम, ठीक है ना। अब जब इसका फर्टिलाइजेशन हम करें, क्रॉसिंग करें, इंटरकोर्स करें कोइटस के दौरान, ठीक है ना, कोइटस मीन्स इंटरकोर्स, इंटरकोर्स करें तो इसमें से एक जाएगा, या तो एक्स जाएगा या फिर वाई जाएगा, इसमें से एक्स ही आएगा, कोई सा भी आ जाए, ठीक है ना। अगर इसमें से ये जो एक्स है, इस ये एक्स इस वाले एक्स से बिल्कुल अलग है, इस वाले एक्स से अलग है कि नहीं है? ठीक है, इस वाले एक्स से अलग है, समझ गए। तो ये वाला एक्स जो है, इसके पास की जो प्रोटीन की जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो मेल के प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन होंगी। मेल की जो बॉडी बनी हुई है, मेल की बॉडी बिल्कुल अलग दिखती है फीमेल की बॉडी से, ठीक है ना, तो वो वाली प्रोटीन होंगी। लेकिन इसके पास जो है फीमेल वाली प्रोटीन होंगी, फीमेल की बॉडी बनाने वाली प्रोटीन होंगी, है कि नहीं। तो अब देखो, ये एक्स मान के चलो उनके बच्चों में आ गए एक्स एक्स, ठीक है। अब इसका आधा पोर्शन मेल से रिलेटेड है, आधा पोर्शन जो है फीमेल से। तो ये क्या करेगा, जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो क्या होगा, उसमें दोनों के करेक्टर होंगे, मेल के भी करेक्टर होंगे और फीमेल के भी करेक्टर होंगे। अब वो ये वाला जो पहले मेल था, ये वाली जो फीमेल थी वो अलग अलग थी, इनका बच्चा जो है वो आया, तो इन दोनों के करेक्टर इनमें इसमें मिक्स हैं, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर से जो एनवायरमेंट से एक्वायर जो किए गए करेक्टर्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ही अलग दिखेगा, लेकिन इनके भी करेक्टर्स हैं। तो ये एक हाइब्रिड फॉर्म बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं ना कि इसका भी करेक्टर है, इसका भी करेक्टर है, और कुछ एनवायरमेंट से भी आया हुआ करेक्टर है। तो ये बिल्कुल ही अलग दिखता है, डिफरेंट है ना, डिफरेंट है ना। तो वेरिएशन आ गई ना, तो वेरिएशन का कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो है, ठीक है। दे सक्सेसफुली ब्रेड डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड प्लांट्स को भी यूज किया उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके, है ना, सेलेक्टिव सिलेक्शन, क्रॉसिंग करवा के जो है प्लांट्स की और एनिमल्स की अलग अलग वैरायटी उन्होंने निकाली, ठीक है। एग्जांपल जैसे चिकन इज द डोमेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ वाइल्ड फाउल, जो वाइल्ड फाउल था ये डोमेस्टिकेटेड फॉर्म है किसकी, वाइल्ड फाउल की। चिकन जो है एक्चुअली, चिकन जो है वाइल्ड फाउल की डोमेस्टिकेटेड फॉर्म है, मुर्गा कह दो या फिर मुर्गी कह दो, एक ही बात है, जो जंगली मुर्गी थी। और ये आप काऊ आइडेंटिफाई कर सकते हो, हुँ? ये काऊ कौन सी है, साहिवाल काऊ। कहाँ पे पाई जाती है साहिवाल काऊ? ऑफ पंजाब, ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना, कोई अलग से नहीं दी है मैंने, एनसीईआरटी की लाइन है। साहिवाल काऊ और पंजाब इज ऑल्सो ए डोमेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ वाइल्ड काऊ, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, तो इसको याद रखना, ठीक है। सब कुछ हिस्ट्री जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये कहीं से भी नहीं है। जितनी भी लाइनें मैंने यहाँ से लिखी हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखी है टेबल में, इस प्रेजेंटेशन स्लाइड में, वो सारी कहाँ से आई हैं, एनसीईआरटी से आई हैं। एनसीईआरटी से अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब उस दिन मैंने इनहेरिटेंस के बारे में मीनिंग तो बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा और बता दूं कि ये क्या है। ये एक्चुअल में वो प्रोसेस होती है, या फिर वो करेक्टर है, या फिर वो ट्रेट है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, ठीक है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। जैसे कि देखो, ये क्या है, पेरेंट्स हैं, और ये क्या है, इनका बच्चा है। तो इसके अंदर कुछ ऐसे करेक्टर होंगे जो कि इससे भी मैच होते होंगे और इससे भी मैच होते होंगे, ठीक है ना। जैसे कि
अगर हम क्रोमोजोमल, ये तो एक ट्रांसमिशन हो गया ना, देखो ट्रांसमिशन है ये, ठीक है ना। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कुछ करेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं, कुछ जीन करेक्टर ट्रांसमिट हो रही हैं, तो ये ट्रांसमिशन जेनेटिक्स है, ठीक है। और अगर इसके ये आ गया स्ट्रक्चर, ये क्या आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, देखो इधर, फादर, ये मदर, ये एक्स क्रोमोजोम है, ये वाई क्रोमोजोम है। एक्स क्रोमोजोम थोड़ा सा बड़ा होता है, वाई क्रोमोजोम थोड़ा सा छोटा होता है। ये एक्स क्रोमोजोम, ये एक्स क्रोमोजोम, दोनों सेम हाइट, सेम मतलब कि जो इनकी लेंथ है वो सेम है, ठीक है ना। यहाँ से एक्स वाई क्रोमोजोम आया, यहाँ से एक्स क्रोमोजोम आया। और ये क्या है, अगर इस लेवल पे हम देखें, इस स्ट्रक्चरल लेवल पे हम देखें, तो ये क्या बन जाती है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। और अगर हम इन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में स्टडी करने लग जाएं, इन दो ऑर्गेनिज्म के बीच के जो ट्रांसमिशन हुआ है उस जीन पर अगर स्टडी करने लग जाएं, इन तीनों में, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। ये क्या था, कुछ हिस्ट्री थी कि एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो कैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते थे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब एक क्रॉसिंग करवाते थे वो, ठीक है ना, एक नए एक डिजायरेबल ट्रेट वाले ऑर्गेनिज्म की एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या है, दूसरी स्पीसीज का ले लो, या फिर सेम स्पीसीज के अंदर एक डिजायरेबल ट्रेट वाला ऑर्गेनिज्म ले लिया, उसकी हमने क्रॉसिंग करवा दी, तो हमें एक बेटर क्वालिटी जाके हमें मिलती है, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये था ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स और हिस्ट्री के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ थ्योरीज के बारे में, जो ब्लेंडिंग थ्योरीज थी इनहेरिटेंस की, ठीक है ना, समझ गए। ओके, थैंक यू।